आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं 12 का लेक्चर दे रहा हूँ। 12 का याद होगा, पिछले क्लास में आप लोगों ने गॉस लॉ का एप्लीकेशन का कुछ हिस्सा देखा था। पूरा एप्लीकेशन नहीं देखा था, और एप्लीकेशन मैं और आगे आज दिखाऊंगा। लेकिन आज कल से आगे बढ़ रहे हैं। कल जो एप्लीकेशन बताए थे उसको प्रॉब्लम के रूप में, न्यूमेरिकल्स के रूप में इस्तेमाल कर दिखा रहे हैं। सवाल बना कर दिखा रहे हैं हम आपको। आज क्वेश्चन बना कर दिखा रहे हैं। ओके, आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है अभी, बहुत बढ़िया। देखिए, एन अल्फा पार्टिकल हैविंग मास m, अल्फा पार्टिकल का मास m है, is released at the center of यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल वॉल्यूम। एक समान रूप से चार्ज किया हुआ स्फेरिकल वॉल्यूम जिसका रेडियस कितना है, a है, एंड डेंसिटी रो, और डेंसिटी रो है। डेंसिटी का मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम से बाहर आएगा तो क्या होगा, इसका जो है वेलोसिटी वो जानना है। इसे मैं बनाकर दिखाता हूं। यहां देखिए, ये हमारा एक स्फीयर है जो एक समान रूप से चार्ज किया हुआ है। ज्यादा घना बनाऊंगा तो कचरा लगेगा, और इसकी डेंसिटी क्या है, रो है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसके सेंटर पर एक अल्फा पार्टिकल को छोड़ा जाता है। अब आपको कहेंगे सर रेस्ट में, मतलब जस्ट समझ छोड़ा गया है कि जस्ट इधर उधर होगा तो फोर्स लगने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं वी हैव, क्या जानते हैं, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 2, यानी अल्फा पार्टिकल चार्ज होता है, इसे मैं Q से डिनोट कर देता हूं। Q इक्वल टू 2, चार्ज Q का मान कितना है, 2E के बराबर है। ऑल्सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर क्या होता है, E इक्वल टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। जहां R दूरी है, सेंटर से R दूरी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर क्या है, E इक्वल टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, वेयर R क्या है, डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कैसा है, तो छोटा है, ए से कम अंदर हुआ, ये रेडियस ए है। देख रहे हैं, तो आर दूरी पर कहीं भी, इस सेंटर से कहीं भी आर दूरी पर, मान लीजिए यहां जब आपको पार्टिकल है तो उसमें फोर्स क्या लगेगा, फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल एट डिस्टेंस आर inside the solid sphere क्या होगा, फोर्स F बराबर क्या होता है, चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज का मान तो 2E है, देखिए ना, Q बराबर 2E, और इलेक्ट्रिक फील्ड E का मान अंदर में कितना, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अगर कोई व्यक्ति पहला बार वीडियो देख रहे हैं, कल का अगर 21 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिएगा, उसमें ये प्रूफ किया हुआ है। तो ये हमारा फोर्स मीटर। अब यहां से सेंटर से, यानी आर दूरी से डी आर दूरी खिसकाने में कितना वर्क होगा, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज थ्रू
डिस्टेंस dr फ्रॉम r से क्या डिस्टेंस आएगा, कितना होगा वर्क, देखिए dw इक्वल टू वर्क फोर्स आई टू डिस्प्लेसमेंट dr, दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए इसीलिए dw इक्वल टू फोर्स का मान अभी आपने निकाल लिया है 2e रो बाय 3 एप्सिलॉन इनटू r, 2e रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r, इनटू क्या है f का बाद इनटू dr, इसीलिए टोटल वर्क डन फ्रॉम r टू e कह रहा है कि स्फीयर से बाहर निकलने ठीक जब निकला उस समय स्पीड क्या होगा, ठीक जब निकला उस समय, यानी जीरो से कितना दूर तक गया, a दूरी तक गया, क्योंकि रेडियस a है यानी यहां सेंटर से a दूरी तक गया, 0 to a क्या होगा, w इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw यानी 2e रो 3 एप्सिलॉन। कांस्टेंट चीज को बाहर ले लें तो हम कैसे समझेंगे कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है। यहां देखिए d लगा है r में यानी r वेरिएबल है, d लगा है r में यानी r वेरिएबल है, और इसके अलावा बाकी जो भी है वो कांस्टेंट है, और कहां से कहां, जीरो से, यानी ये हम टोटल वर्क डन फ्रॉम जीरो होना चाहिए r में, क्योंकि सेंटर से पर छोड़ रहे हैं ना जीरो से, यानी 2e रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन आएगा r स्क्वायर बाय 2e रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, और इसके जीरो तो जीरो डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 ये 2 से 2 काट देंगे क्या हो जाएगा, e रो a स्क्वायर बाय 3, ये हमारा वर्क हुआ, ये हमारा क्या हुआ, वर्क हुआ, यहां से यहां तक 4 पार्ट लाएंगे, और आप अगर 11th ठीक से पढ़े होंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े होंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या दिखाई दे रहा है, एम नहीं दिखाई दे रहा है, यहां लिख देता हूं मैं थ्योरम। क्या होता है, टोटल वर्क डन रहा और चेंज, ये बताता है चेंज इन टाइम, तो कुल वर्क कितना हुआ है, e रो a स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, चेंज इन टाइम फाइनल काइनेटिक मान लीजिए कि हाफ m, और स्पीड इसका निकलने v हो गया, अल्फा पार्टिकल यहां निकला, इसका स्पीड मान लीजिए v हो गया, हाफ एम यूज करके, क्योंकि मास m दिया हुआ है, मास m क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर, और जब छोड़े थे उस समय स्पीड क्या था, जीरो था, रिलीज किए थे तो काइनेटिक क्या होगा, जीरो, यहां से v का मान निकाल लीजिए, v स्क्वायर इक्वल टू 2e रो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3m एप्सिलॉन नॉट, यहां से v निकाल लेंगे, तो v निकालेंगे तो ये हमारा स्क्वायर हटेगा और ये हमारा पावर हाफ हो जाएगा। ये स्पीड हो कैसे होगा, आप देख पा रहे हैं कितना स्पीड होगा जब आपका पार्टिकल इससे बाहर निकलेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर से हम, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट लेकर। अभी आपने देखा था कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर था, एक समान रूप से चार्ज सॉलिड स्फीयर जिसका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो दिया हुआ था, और सेंटर पे एक अल्फा पार्टिकल को छोड़ रहे थे, और वो अल्फा पार्टिकल जब स्फीयर से बाहर निकल रहा था तो उसका क्या स्पीड होगा। तो आपने स्पीड का मान देखा था 2e रो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3m एप्सिलॉन नॉट और होल टू द पावर हाफ, आपने देखा था भी। अब सोचिए उसी क्वेश्चंस में अब वो अल्फा पार्टिकल बाहर निकलकर सेंटर से 2a दूरी पर चला जाए, यानी a दूरी सरफेस से और दूर चला जाए, तब क्या स्पीड होगा।
उसको बनाकर देखते हैं और मजा आएगा। आइए देखते हैं, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, यानी पहले वाले सवाल में, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्या होगा अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी व्हेन इट इज एट डिस्टेंस 2a फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 2a दूरी पर। जरा फिगर बनाकर समझाता हूं। देखिए ये हमारा स्फीयर है, सेंटर पर अल्फा पार्टिकल, चार्ज पॉइंट होल भी देखा था आपने, रो है, और रेडियस आपने देखा था इसका a है, और ये यहां से यहां आ जाए, यानी ये दूरी जो है यहां से वो 2a, यहां जब अल्फा पार्टिकल आएगा तो उसका स्पीड क्या होगा ये निकालना है। ध्यान दीजिए, फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E हो, देखिए ध्यान से, इफ E be the electric field at any point, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E हो, then force on alpha particle at that point, तो उस पॉइंट पर क्या होगा फोर्स। देखिए F इक्वल टू अल्फा का 400 में 2 लिखा है, आई नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स होगा। डी आर दूरी किस गाने वर्क क्या होगा, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग थ्रू डी आर फ्रॉम आर, आर से डी आर डिस्टेंस कितना वर्क होगा, जी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप तो जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, इसीलिए F डॉट डी आर को तोड़ेंगे तो F डी आर cos 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 डिग्री यानी F डी आर, और F का मान भी डाल देगा। F का मान कितना है, देखिए आप F का मान कितना हमने लिखा है 2E इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E डी आर, इसलिए टोटल वर्क डन यहां से यहां तक में क्या होगा, टोटल वर्क डन फ्रॉम 0 to 2। देखिए बिल्कुल उसी तरीके से जो पहले वाला था, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर हो जाएगा। क्या अंतर हो जाएगा, तो उसमें अंदर में ले जा रहे थे, सिर्फ अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, इसमें a दूरी अंदर और a दूरी बाहर भी जाएगा, यहां से यहां तक, यानी सेंटर से सरफेस तक a दूरी स्फीयर के अंदर में, और सरफेस से इस पॉइंट तक a दूरी बाहर में, दोनों काउंट करना होगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, यानी 2E E dr फ्रॉम 0 to 2E। इसको जरा देखिए तोड़ेंगे कैसे, बड़ा कमाल का चीज है। 2E तो कांस्टेंट है, लेकिन E dr यहां से यहां तक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है और बाहर में अलग होता है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अलग है और बाहर में अलग है, यानी डिसकंटिन्यू फंक्शन हो गया है। कंटिन्यू एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, तो जहां से ब्रेक कर रहा है वहां से हम फंक्शन को ब्रेक करेंगे। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, देखिए 0 से a तक हमारा अलग है, और फिर ई डी आर ए से यहां यहां तक 2a तक अलग है। हमने दो पार्ट्स में इसको इंटीग्रेशन करने का प्रयास किया है, देख रहे हैं आप, जगह नहीं है, मैं यहां लिखता हूं, यानी W इक्वल टू 2E 0 से a तक में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 से a तक में अंदर में क्या होता है, याद है, रो बाय 3ε0 इनटू r। अंदर में पढ़ा चुके हैं आपको, अंदर में 0 से यानी अंदर में, ये कहां है, अंदर में इनसाइड, मैं यहां समझने के लिए कहता हूं, ये हमारा इनसाइड अंदर में आइडिया, और प्लस फिर a से 2a तक, a से 2a तक कहां पर, बाहर में, a से 2 तक बाहर में, बाहर में तो आप जानते हैं e का मान
Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। देखिए गौर से, ये हमारा हो गया आउटसाइड। आप समझ रहे होंगे E का मान अंदर में अलग है और बाहर में अलग है, तो अंदर का मान अलग लिया, बाहर का मान अलग लिया। 2E कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, यहां से देखिए रो 3 एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लिया, R दिया 0 से 1 प्लस इसमें Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लिया, 1 बाय R स्क्वायर दिया A से 2। दिख रही होगी, देखिए ध्यान से, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट है और ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा इंटीग्रेशन R स्क्वायर बाय 2। क्या होगा इंटीग्रेशन R स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक 0 से प्लस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको करेंगे इंटीग्रेशन, क्या होगा -1 बाय R। इंटीग्रेशन करने आता है ना, नहीं आता, देखो ऊपर ले यार इसको, तो -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, 0 से 2 अगर रहे हैं। अब देखिए 2E रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट मान डालेंगे एक बार A स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। अच्छा Q को हम पुट करना चाहते हैं रो के रूप में, क्योंकि Q तो सवाल में दिया नहीं, हमें याद था, याद करिए आप, यहां लिख देता हूं, रो इक्वल टू होता है Q बटा 4 बाय 3 पाई AQ। कल वाला लेक्चर देखिए, हमने रो था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज Q और उस स्फीयर का वॉल्यूम 4 बाय 3 पाई। यहां से Q का मान निकाल लीजिए, Q क्या हो जाएगा रो इंटू 4 बाय 3 पाई AQ, यानी Q के बदले निकाल लीजिए, लिख देता हूं रो, ये रो है इंटू 4 बाय 3 पाई AQ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पे इंटीग्रेट करिए क्या होगा -1 बाय R फ्रॉम 0 to 2, 0 नहीं A to 2A। अब जरा सा मैं सॉल्व करता हूं, 4 पाई से 4 पाई काट दीजिएगा, सबको लिख लीजिए फिर, यानी कुल वर्ग जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2E रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाय 2, ऊपर में A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ 2 है, प्लस रो AQ, ये क्या हुआ 3 एप्सिलॉन नॉट, रो AQ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, इसका मान डाल देंगे तो देखिएगा -1 बाई 2A, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई 2। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है पापा। अब देखिए जगह का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं दोनों में से 2E तो है ही, और रो A स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, 3 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लेता हूं, क्या बच जाएगा देखिए रो A स्क्वायर कॉमन लेता हूं 1 बाई 2, रो A स्क्वायर में कॉमन लिया क्या बचेगा 8A, अतिरिक्त नहीं लिया, और ध्यान दीजिएगा -1 बाई 2 में से -1 बाई 2 में जोड़ रहे हैं 1 बाई 2, क्या बचेगा ये बचेगा 1 बाई 2। आप 1 बाई ए में से घटा लीजिए -1 बाई 2 में, नीचे 1 बाई 2 बचेगा। ओके, अब इस ए से ए कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2E रो A स्क्वायर 3 एप्सिलॉन नॉट हाफ प्लस हाफ यानी 1, ये 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 1, यानी वर्क हो गया हमारा 2E रो A स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। देखिए इतना हमारा वर्क हुआ। अब फिर से जैसे उसमें कहते हैं यूजिंग वर्क एनर्जी, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम,
क्यों हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि हमको स्पीड जानना है और वर्क को और एनर्जी को, एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी में ही तो स्पीड आता है। को जोड़ने वाला जो फॉर्मूला है हमारा वो वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। इसीलिए यहां पर देखिए वर्क डन तथा वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा 2e रो a स्क्वायर 3f0 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी सारे काइनेटिक मान लीजिए स्पीड हो गया v, शुरू में रेस्ट यहां से v निकालेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4e रो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3m0, यानी v इक्वल टू रूट अंडर 4e रो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3m0। देखिए मैंने क्या किया इस सवाल में, मैंने क्या किया, पहले वाला में सिर्फ अंदर में यहां से यहां ला रहे थे, केवल अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, उसके उस इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स निकाला, फिर वर्क निकाला, फिर वर्क का इस्तेमाल किया। अभी अंदर में भी ये दूरी ले जा रहे हैं और बाहर में भी ये दूरी ले जा रहे हैं, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल हुआ है। देखिए ना, अंदर में 0 से a तक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड और a से 2 तक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, देख रहे हैं, फिर मान डाल के सॉल्व किया है। ओके, ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और देखा कि किस प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अंदर में कैसे फोर्स लगे निकालेंगे, बाहर में कैसे फोर्स निकालेंगे, अंदर का फोर्स और बाहर के फोर्स का बदलने का फंक्शन अलग अलग होता है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अलग होता है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अलग होता है। अंदर से बाहर तक अगर एक बार में काम करना है तो अंदर में सेंटर से सरफेस तक अलग पार्ट में, और सरफेस से जिस पॉइंट में निकाला वहां से अलग पार्ट में, 0 से a तक अलग और a से 2 तक अलग। इस तरह से फोर्स निकालते हैं, फिर उसके बाद वर्क निकालते हैं, कैसे वर्क इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं और किस प्रकार से स्पीड निकालते हैं। थोड़ा कठिन लग रहा होगा उन लोगों को जो 11th ठीक से नहीं पढ़े, लेकिन अगर आप 11th ठीक से पढ़ें तो आपको मजा आ रहा होगा। मैंने हर चीज़ों को इस्तेमाल कर दिखाने का प्रयास किया है। एक अभी मैं फिर क्वेश्चन बताऊंगा, आपको बता दूं कि जेईई में दो बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें। क्या है पहले मैं ये बता देता हूं, फिर जेईई का क्वेश्चन मौका मिलेगा तो वो भी दिखाऊंगा। अभी आप इसको देखिए पहले, क्या है ये, एक क्वेश्चन के माध्यम से एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको जो बहुत काम आने वाला है आपके। देखिए, a spherical volume charged with uniform volume distribution of charge density rho, यानी एक स्फेरिकल वॉल्यूम है, स्फीयर है जो एक समान रूप से चार्ज किया हुआ है और उसका जो चार्ज का डेंसिटी है वो रो है, यानी चार्ज पर वॉल्यूम रो है ये स्फेरिकल कैविटी, और उसके अंदर में एक स्फेरिकल कैविटी मतलब खाली जगह, बीच में कहीं खाली जगह है। स्फेरिकल कैविटी whose center is at डिस्टेंस a, कितना दूरी पर है, a दूरी पर कैविटी का सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल वॉल्यूम, स्फेरिकल वॉल्यूम के सेंटर से कैविटी के सेंटर का दूरी a है। प्रूव दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन द कैविटी, तो साबित करिए कि कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हैज द सेम वैल्यू, समान वैल्यू होगा एवरीवेयर, यानी उस कैविटी के अंदर में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड समान होगा। And it is parallel to line joining two centers, और यह किस दिशा में होगा, तो स्फीयर के सेंटर और कैविटी के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन में। आइए देखते हैं क्या करता है। ये देखिए, मैंने यहां स्फीयर बनाया है, पूरा गोल तो बना नहीं। ये देखिए एक स्फीयर का वॉल्यूम है, अब उतना गोल बना नहीं, आप लोग समझिए कि गोल है, ये स्फीयरिकल है। इसके अंदर में इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ है और इसके अंदर में एक कैविटी है, खाली जगह है, ये खाली जगह है और बाकी पोर्शन में पूरा चार्ज भरा हुआ है। और चार्ज का डेंसिटी रो है।
सेंटर है, देखिए गौर से, इसका नाम ओ डैश दे देता हूँ, ओ डैश, ओ प्राइम भी कह सकते हैं इसको। हमें साबित करके दिखाना है कि इस कैविटी के अंदर में, यहाँ लिख देता हूँ कैविटी, इस कैविटी के अंदर में हर जगह पर एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस कैविटी के अंदर में O और O डैश को मिलाने वाले लाइन में होगा, इसी लाइन में। और इस O से O डैश की दूरी, बीच की दूरी ये A दिया हुआ है, देख रहे हैं? तो कैसे बनाएंगे? हम एक ब्लू कलर का पेन लेते हैं पहले। देखिए, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है, देख रहे हैं? कोई पॉइंट P है। P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये P पॉइंट कहीं भी ले लिया है, यहां ले सकता था, यहां कहीं भी ले सकता था। मैंने इसको मानने में कोई स्पेशल कंसिडरेशन नहीं किया है, कहीं भी हो सकता है। ओके, अब देखिए, इस पॉइंट P की दूरी यहां से मानिए कि R है, देख रहे हैं? और इसके सेंटर से दूरी इसका मानिए कि R1 है। कोई दिक्कत? अब आप देखिए, अगर मान लीजिए कैविटी नहीं होता तो इसमें भी चार्ज होता, तो सेंटर से R पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? ओके, वो देखिए कितना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इनसाइड द कैविटी क्या होगा? ध्यान से पढ़िए, क्या होगा इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इस पॉइंट पर। तो हम मानते हैं कि पूरा चार्ज प्रेजेंट है, कैविटी नहीं है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उसके बाद सिर्फ इस कैविटी में चार्ज है, उसके चलते क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकालना। तो पूरे चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें से इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर दें, इस बाकी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। एक बार फिर समझिए, आप कहते हैं दोबारा नहीं समझाते हैं, फिर से समझिए। यहां पर पॉइंट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इस पूरे स्फीयर में चार्ज हो, यानी कैविटी में इसमें भी चार्ज हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में से घटा लीजिए, माइनस कर लीजिए। जब सिर्फ चार्ज इसी में हो, इसके चलते माइनस कर लीजिए, तो बाकी चलते निकल गया। पूरे में से इसको माइनस कर लिए, इससे निकल गया। यही मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इनसाइड द कैविटी बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P फील्ड चार्ज प्रेजेंट इन कैविटी ऑल्सो माइनस, देखिए माइनस चार्ज present only minus electric field minus electric field when charge only present in cavity, यानी E इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं। तो इस पूरा चार्ज प्रेजेंट है इसमें भी, तो क्या होता है? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और जो दूरी है माइनस, जब इसमें केवल चार्ज होता तब क्या होता? रो तो भाई डेंसिटी वही रहता, 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू दूरी क्या है? R। जरा मैं इसे और अच्छे से लिख दिखाता हूँ, जगह बचाता हूँ, यहां दिखाई देगा? हाँ दिखाई देगा। E इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा, R माइनस R1 है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। R क्या है हमारा? R क्या है? OP वेक्टर, OP माइनस R1 क्या है? O डैश P। अब जरा यहां देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, फैक्टर का पढ़े होंगे आप,
इसको भी अगर मिला दिया जाए, मिला दें तो क्या लिखेंगे? वेक्टर ओ डैश प्लस ओ डैश पी इक्वल टू ओ पी। इसीलिए और देखिए ओपी माइनस ओ डैश पी निकालना है, ओपी माइनस ओ डैश इसको ले जाएंगे, ओ डैश इक्वल टू ओपी में से इसको इधर ले जाएंगे माइनस ओ डैश पी। इतना के बदले हम ये लिख सकते हैं, लेकिन ओपी माइनस ओ डैश पी, ओपी माइनस ओ डैश पी, इतना के बदले में ये तो लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? इसीलिए E इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू इसके लिए हम ओ डैश। गौर से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इसमें कहीं भी P का पोजीशन है, सिर्फ यह ओ डैश पर इस दूरी पर निर्भर कर रहा है। गौर से देखिए आप, सिर्फ ओ डैश इस दूरी पर निर्भर कर रहा है, यह सिर्फ इस दूरी पर निर्भर कर रहा है। इस P जो है वो कितनी दूर पर उस पर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी here electric field inside the cavity only depends on separation between center of spherical volume and center of cavity सेंटर ऑफ स्फेरिकल वॉल्यूम यानी O एंड सेंटर ऑफ कैविटी यानी O डैश, केवल O और O डैश नंबर करना। इट डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ पॉइंट P, thus electric field is uniform inside the cavity। साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि E का डायरेक्शन O डैश की दिशा में, यानी स्फेरिकल वॉल्यूम के सेंटर और कैविटी के सेंटर को मिलाने वाले लाइन है। ऑल्सो द डायरेक्शन of electric field is along the line joining center of a sphere to center of cavity। ओके, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको मजा आ रहा होगा। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा। देखिए मैं बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब दिखा रहा हूं आपको, और फिजिक्स को आप अच्छी तरह से एंजॉय करें। के दाईं ओर कट गया है बोर्ड पर स्क्रीन में, उसको देख सुनकर आवाज़ नोट कर लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट कर लीजिए। लंबा वीडियो हो रहा है आज यहीं तक। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों मित्रों से शेयर करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट करिए, तभी हमारा उत्साह बढ़ेगा। सोचिए सिर्फ कैमरा को देखकर पढ़ाना कितना मुश्किल होता है, सामने बच्चे नहीं होते हैं तब पढ़ाना कितना मुश्किल होता है। यह अच्छा और बन सकता है जब आप कमेंट करेंगे, तो आपके कमेंट को दिमाग में रखकर पढ़ाएंगे हम, और भी एप्लीकेशन सब दिखाएंगे हम, और क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आप सारा लेक्चर को देखिए, उसको कॉपी में नोट करिए, रिवीजन करिए पीछे से। जब तक नहीं नोट किए तो अब नोट करना शुरू करिए। ओके।